आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। आज नारी सिर्फ घर की नहीं बल्कि देश की शान बन रही है और लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियां बढ़ती ही जा रही है। उनकी इन्हीं उपलब्धियों को और भी अधिक सशक्त बनाने और नारी के महत्व को बताने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महिला दिवस है, जहां हम महिला दिवस के अवसर पर एक ऐसी नारी शक्ति से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक समाज सेविका, ज्योतिष विद्या की निपुण और कई सामाजिक संस्थाओं की अध्यक्ष सुषमा सिंह जी। सुषमा जी, आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में स्वागत है और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुषमा जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कब से समाज सेवी कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है, आप किस तरह से समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही हैं? रंजना जी, मैं समाज सेवा से करीब 2013-14 से में जुड़ी और सबसे पहले मैंने ओ कान्हा महिला मंडल में सचिव के रूप में सामाजिक सेवा कार्य को शुरू किया। एक्चुअली मैं सबसे पहले मैंने अपने घर को प्राथमिकता दी उसके पहले, क्योंकि जब मैं शादी होकर आई थी तो यूनिवर्सिटी स्कॉलर थी, तो उस समय भी मैंने प्रोफेशनली कुछ करना चाहा पर परिस्थितियाँ संभव नहीं हो पाई, तो मैंने सबसे पहले अपने घर पे फोकस किया और मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं अपने बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, बिटिया है सोनल सिंह और बेटा सिद्धार्थ सिंह है, तो मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं बच्चों को प्रॉपर क्वालिफाइड करके उनको कैरियर वाइज लाइन अप कर दूँ। और जब उनका कैरियर प्रॉपर लाइन अप हो गया तो उसके बाद फिर मैं सोशल सर्विसेज से जुड़ी और ओ कान्हा महिला मंडल के साथ मिलकर मैंने सामाजिक एक्टिविटीज़ में भाग लेना शुरू किया और ये करते हुए आज मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं महिलाओं को अपने साथ जोड़ूं और मेरे साथ सारी जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं वो अपने आप को हर कुछ करने के काबिल समझें और जितना भी उनसे हो सकता है अपनी सामाजिक और घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए समाज में एक अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। वो सिर्फ शो पीस बन के ना रह जाएं। अगर आप में प्रतिभा है तो आपको बाहर आना चाहिए और उसके लिए जहाँ से भी आपको अगर सहायता मिल रही है या हाथ मिल रहा है तो निश्चित रूप से उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरी यही कोशिश है। अभी आप हाल ही फिलहाल में किन किन संस्थाओं से जुड़ी है और किन किन पदों पर है? अगर किसी को आपसे सामाजिक सेवा के कार्य में जुड़ना रहे तो आपसे किस तरह से संपर्क करें? जी बिल्कुल, अभी मैं मुख्य रूप से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना जो राजपूत समाज है उसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सनातन धर्म परिवार की प्रदेश महामंत्री हूँ और छत्तीसगढ़ राजपूत समाज जो राजनांदगांव में वहाँ की जिला अध्यक्ष हूँ, श्याम सेवा महिला मंडल है वहाँ की अध्यक्ष हूँ और एक पद्मावत महिला कल्याण समिति है जो मेरा खुद का रजिस्टर्ड एनजीओ है उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। और मुझसे जुड़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप मेरे फ़ोन नंबर में मुझसे कांटेक्ट कर लें। अगर मेरे साथ समाज में मिलकर काम करना चाहते हैं, जितने भी राजपूत समाज की महिलाएं हैं उनका बहुत स्वागत है और मेरी अन्य संस्थाओं में भी जो सेवा के कार्य होते हैं उसमें भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो सबका तहे दिल से स्वागत है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि महिलाएँ अगर जुड़ के कुछ अच्छा कर पाती हैं। तो आज महिला दिवस है, आप अपने सामाजिक कार्यों में महिलाओं को किस तरह से खास ध्यान रखती है और आपको क्या लगता है कि आधुनिक युग में भी कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे रह जाती है? हाँ, देखिए, ध्यान रखने की बात ऐसे है कि जो महिलाएं घर से निकलकर अगर सामाजिक रूप से एक्टिव हो रही हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। वो महिलाएँ पूरी तरह से स्ट्रांग होकर हमसे जुड़ती हैं और सामाजिक कार्य में आगे आती हैं। अब रहा सवाल कि आधुनिक युग में महिलाएं क्यों पीछे रह जा रही, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा सामाजिक ढांचा वो बहुत बड़ा रोल करता है। आप ये सरकार के द्वारा चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर कितने भी योजनाएं कर ली जाएं, बहुत सारे वादे कर लिए जाए, पर जब थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंट के बाद जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट की ओर जाते हैं तो आप भी देखेंगी कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हमें वो नज़र नहीं आता जितने उसके दावे किए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उसमें सभी बुद्धिजीवी वर्ग जब तक सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे, सिर्फ मैं महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, महिला पुरुष सभी सक्रिय बुद्धिजीवी वर्ग जब तक इसमें पॉजिटिव रोल नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम जो वादे महिला सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं उसको फुलफिल कर पाएंगे। इसमें हम सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और खासकर परिवार का और समाज का सपोर्ट। जब तक ये महिलाओं को नहीं मिलेगा तब तक आप कितने भी योजनाएं बना लें, कितने भी आप महिला सशक्तिकरण की बातें कर लें, पर वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। आप महिलाओं के अधिकार के लिए क्या क्या कर रही हैं? जैसे कि अभी आपने बताया कि महिला को सशक्त बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सिर्फ मतलब ये बता देना कि आप नारी हो, शक्ति का रूप हो, ये इनफ नहीं होता। देखिए, मैं कोई खास ऐसा एफर्ट नहीं दे रही हूँ, पर मेरी कोशिश है कि मैं जिन संस्थाओं से जुड़ी हूँ या जो महिलाएं मेरे साथ उन संस्थाओं में जुड़ी हैं, तो मैं उनको बिल्कुल ये एहसास दिलाऊं कि आप में पूरी प्रतिभा है और आप सब कुछ कर सकती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि 2017 में राजपूत महिला महासभा का कोई अस्तित्व नहीं था, तो मुझे और कुछ महिलाओं को लेकर राजपूत महिला महासभा का गठन किया गया और मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। तो आज भी समाज में, राजपूतों में खासकर, थोड़ी सी पाबंदियाँ, थोड़ी सी इंस्ट्रिक्शंस हैं। महिलाएं बहुत आसानी से घर से बाहर नहीं निकल पाती या सोशली या वर्क फील्ड में एक्टिव नहीं हो पाती। तो जब मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी गई तो मैं और मेरी पूरी कार्यकारिणी समिति हमने कोशिश की कि राजनांदगांव में जो भी राजपूत समाज हैं उनके घर गए और वहाँ के लोगों को हमने आश्वस्त किया कि आप अपनी महिलाओं को सोशली एक्टिव होने के लिए भेजिए और उन्हें वो समाज में पूरा सुरक्षित वातावरण मिलेगा। और धीरे धीरे हमारा यह प्रयास रंग लाया और आज राजपूत महिला महासभा का काफ़ी अच्छा संगठन है और हम काफ़ी अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके अलावा एक श्याम सेवा महिला मंडल है, वो भी सेवा संस्था है, उसमें भी करीब 25 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और सभी महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करके मंडल में समय देती हैं। और चूँकि सेवा भावी संस्था है तो जहाँ भी हमें लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट्स है, जैसे किसी स्कूल में अगर मान लो बच्चों को स्कूल ड्रेस की प्रॉब्लम है या शूज़ नहीं मिल रहे हैं या स्वेटर्स नहीं मिल रहे हैं, कॉपी किताब नहीं हो रहा है या किसी बालिका छात्रावास में कोई कमी है, तो हम तक जैसे ही नीड आती है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम महिलाएं वहाँ जाएं और उनकी नीड्स को पूरा करें। और इसके साथ ही सनातन धर्म परिवार है, वहाँ की महिलाएं भी बहुत एक्टिव हैं सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, आज लोगों को राजनांदगांव में जोड़ रही हैं। आप भी देखती होंगी इस चीज़ों को। तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार उनको बस आप बताइए कि आप कर सकती हैं, तो फिर आप देखिए, मतलब एक अवसर की ज़रूरत है कि हाँ, अवसर की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि हाँ आप सब कुछ कर सकती हैं। और आपकी आंखों में महिलाओं के लिए अगर आप हमेशा सम्मान रहेगा तो महिलाएं आपको वो सब करके दिखाएंगी जो जिसके काबिल है। जैसे कि आप पाबंदी की बात की कि राजपूत समाज में पाबंदी है, क्या अभी भी वो चीजें देखने को मिलती है कि इसी समाज में है कि बाकी समाज में भी है? क्योंकि कई सारे लोग आपसे आते होंगे, मिलते होंगे। देखिए रंजना जी, पाबंदियां तो स्त्रियों के लिए हर समय है जी। थोड़ा सा चेंज आया है कि पहले पर्दा प्रथा हट के थोड़ा सा वो मॉडिफाइड रूप है, पर फिर भी आज अगर आप इंटीरियर में जाएंगी तो सारी चीज़ें, सारी कुरीतियाँ, आपका रूप आपको देखने, हो सकता है पहले से बेटर हो, पर वो स्वरूप आपको देखने तो मिल ही जाएगा। तो पाबंदी शब्द तो ऑलरेडी महिलाओं के साथ लगा ही हुआ है। तो ये राजपूत समाज नहीं, मैं और समाजों की भी बात कर रही हूँ, पर जितना मैं अपने समाज को जानती हूँ तो वहाँ पर तो आज भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और इसी के लिए मेरी ये कोशिश रही, जैसे अपने अधिकारों की बात की थी, तो मेरी कोशिश ये रही कि महिलाएं जब समाज से जुड़ रही हैं तो सिर्फ वो कार्यक्रमों तक सीमित ना हो जाए, है ना। तो इसके लिए मैंने एक पद्मावत महिला कल्याण समिति जो है वो NGO अपना बनाया और मेरी कोशिश रही कि समाज की जो महिलाएं आर्थिक रूप से भी संबल होना चाहती हैं उनके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो उसके तहत हमारा एक स्वाभिमान प्रोडक्ट करके एक ग्रुप है जिसमें 400-500 महिलाएं जुड़ी हैं और उसमें जो घर में काम करती हैं, जैसे पापड़, बड़ी, अचार बनाती हैं, ऑनलाइन काम करती हैं, वो अपना प्रोडक्ट उसमें डालती हैं और बाकी महिलाओं को जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है वो ऑर्डर करके मंगाते हैं। मतलब एक छोटी सी कोशिश है कि मैं उस ग्रुप के जरिए जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकूं। और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार की मदद से या फिर अन्य संस्थाओं की मदद से एक छोटा सा उद्यम डालूं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम कर सकूं। अभी आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, उन्हें और भी ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई प्रयास किया गया है या आपकी कुछ मांग हो, डिमांड हो इस तरीके से? नहीं, हम प्रयास सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, पर वो उस प्रयास में हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। आज हम जो भी कर रहे हैं, चाहे समाज के द्वारा कर रहे हैं, चाहे श्याम सेवा महिला मंडल के द्वारा कर रहे हैं, चाहे सनातन धर्म के द्वारा, तो हम महिलाएं अपना कलेक्शन ही करती हैं और उसके बाद फिर हमारा जो भी कलेक्शन होता है, हमारी जितनी भी कैपेबिलिटी होती है उस हिसाब से हम काम कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आज गवर्नमेंट की मदद हमें मिलनी शुरू हो जाएगी तो इसको और विस्तृत रूप से हम कर पाएंगे और बहुत अच्छे रूप से जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं उसको कर पाएंगे। तो अभी तो हम अपने दायरे में ही रह के कर पा रहे हैं क्योंकि सबका एक लिमिटेशन होता है कि कलेक्शन भी सब कितना करेंगे, जितना करते हैं, पर सबका बहुत बेस्ट होता है। बहुत बेस्ट कर रही हैं महिलाएं और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं ऐसी महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ जो अपना सब कुछ पूरा एफर्ट देने के लिए तैयार रहती हैं, पूरी एक्टिव रहती हैं। तो और ये क्या है कि मैंने शुरू में जब मैं राजपूत समाज की अध्यक्ष बनी थी तो मैंने 2-3 कार्यक्रमों में भी देखा था कि सारे जो कार्यक्रम होते थे ना वो पुरुषों के द्वारा निर्धारित होते थे, है ना। उसमें क्या कार्यक्रम होगा, किस चीफ गेस्ट को बुलाना है, क्या मेनू, सब मेल वर्क डिसाइड करता। तो हमें बता दिया जाता था कि आपको गेस्ट को अटेंड करना है, उसको यहाँ बिठाना है और इसको बुके देना है। बस एक हाँ वो है, तो हाँ बस वही। तो 2-3 कार्यक्रमों के बाद मुझे एहसास हुआ कि महिलाएं अगर घर से बाहर निकल के मुझसे जुड़ रही हैं या
समाज से जुड़ रही हैं तो समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें बताएं कि अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं तो निश्चित रूप से आप में कुछ ना कुछ प्रतिभा है और वो प्रतिभा सबके सामने आना चाहिए। तो फिर मैंने महिलाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम सबसे पहले तीज महोत्सव शुरू किया, फिर थोड़े बड़े स्तर पर मैंने महिला दिवस का आयोजन करना शुरू किया और आज हम साल में 2-3 कार्यक्रम करते हैं और वो पूरे महिलाओं के द्वारा प्रायोजित होते हैं। उनका अपने कलेक्शन के द्वारा होता है और उनकी ही सारी जो है सक्रियता रहती है। जी, आप एक महिला हैं, कभी सामाजिक या पारिवारिक किसी तरह का आपने दबाव महसूस किया है? क्योंकि समाज सेवा करना इतना आसान नहीं होता है। आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? अब तक कौन सी ऐसी चुनौती थी जो आपको सबसे बड़ी लगी है? देखिए, सामाजिक सेवा करना आसान नहीं होता। ये तो क्यों, एक पहली बात तो है कि अपने घर से बाहर निकलना ही आसान नहीं होता। हाँ। उसमें ही कई बार हमें सोचना पड़ता है, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपके साथ आपका परिवार खड़ा है, आपके पति और आपके बच्चे अगर साथ हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती जो है वो बड़ी नहीं हो सकती। सारी चुनौतियों को आप जो है सामना कर सकती हैं, बस आपका मेंटल सपोर्ट आपको घर से और अपने फ्रेंड सर्कल से मिलना चाहिए। तो ये जो है साथ मुझे मिला, मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया और मेरी कुछ बहुत अजीज़ दोस्त है उसने भी बहुत साथ दिया। तो ये सब चीज़ें मिलके मुझे अब सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होती और सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती है। कभी आपका ऐसा फील हुआ है कि आप निराश है, हताश है, डीमोटिवेट फील कर रही है, तो ऐसे में आप क्या करती हैं? नहीं, डीमोटिवेटेड कभी कभी इसलिए लगता है कि क्या है रंजना जी, आप भी सामाजिक परिवेश या लोगों की मेंटलिटी जानती हैं। कभी कभी आप क्या अच्छा करने की कोशिश भी करती हैं तो कुछ लोग आपके टांग खींचने वाले हर जगह मिलेंगे। तो कभी कभी कुछ लोगों की बातें आपको पिंच करती हैं, फिर बाद में हमें समझाना पड़ता है कि अगर आप सोशली एक्टिव हो रहे हैं तो पॉजिटिव सुनने के साथ साथ नेगेटिव सुनने की भी आदत डालो। तो अब ये आदत धीरे धीरे मैंने डाल दी है, तो अब मुझे ऐसे कोई तकलीफ नहीं होती। नेगेटिव चीज़ों को कैसे हैंडल करती है? नहीं, कोई नहीं, मैं उसे बहुत ही टेक इट इजी लेती हूँ और मुझे लगता है कि इसको और मैं पॉजिटिव करके बताऊँ। जो व्यक्ति मेरे लिए नेगेटिव बोल रहा है वो 1 साल के बाद खुद एहसास करे कि अरे यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, हाँ। ये मैंने गलत बोला है। तो मैं उसको कोई ऐसे फेस टू फेस जवाब नहीं देती, अपने काम के द्वारा जवाब देने की कोशिश करती हूँ। सुषमा जी, आप समाज सेवा भी करती है, घर भी संभालती है और ज्योतिषी भी करती है। इन तीनों चीज़ों में आप संतुलन कैसे बना पाती? क्योंकि जीवन में संतुलन बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए, 3 क्षेत्र में एक्टिव होने के बाद थोड़ा सा तो मुझे पहले शुरू में दिक्कत होती थी, क्योंकि क्या होता है कि सोशल एक्टिविटीज़ में आप रहो तो आपको सोशल मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, फिर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर में भी देखना होता है। आप कितने भी सर्वेंट्स रख लें पर घर में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और रहा सवाल ज्योतिष में, तो वहाँ पे क्या है कि जब मैंने ज्योतिष स्टार्ट किया तो फिर मैंने प्रॉपर आईकास जो यूनिवर्सिटी पटना उससे ऑनलाइन क्लासेस की और पामिस्ट्री किया, देन एस्ट्रोलॉजी की, फिर उसमें विशारद हासिल की। तो मुझे क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी, तो और फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। तो टफ सा पीरियड था, पर मैंने कहा ना, परिवार का सपोर्ट हो और अपने साथ जुड़े हुए कुछ लोगों का अगर मोटिवेशनल सपोर्ट हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और आज मैं प्रॉपर संतुलन बिठा पा रही हूँ और मेरे परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है और मेरे दोस्तों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक्चुअली में क्या, देखिए रंजना जी, मेरे घर में ना थोड़ा सा ज्योतिष का माहौल पहले से था। आपको मैं बताऊँगी तो शायद आप आश्चर्य करेंगे कि मेरी शादी भी जब हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने मेरे हाथ की रेखाएं देखी थी, उसके बाद फिर शादी के लिए हाँ किया था। और जो मेरे जेठ हैं वो भी न्यूमरोलॉजी में और हस्तरेखा में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। मेरे हस्बैंड भी हाथ देखा करते थे। तो एक ज्योतिष का माहौल मेरे घर में शुरू से था। तो थोड़ी सी तो मैं इन्फ्लुएंस थी ही, पर बीच में फिर जिम्मेदारियों के बीच में और सब चीज़ें छूटती चली गई। पर अभी 7-8 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हें ज्योतिष में इंटरेस्ट था, तो अब चूंकि थोड़ा सा फ्री हो गई हो बच्चों की तरफ से, तो सोशल एक्टिविटीज़ के साथ अगर ज्योतिष करना चाहो तो कर सकती हो। चूंकि तुम्हारी याददाश्त, उनको लगता है मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। तो ज्योतिष के क्षेत्र में जाने के लिए इंस्पायर करने वाले तो मेरे हस्बैंड हैं। अगर उन्होंने मुझे इंस्पायर नहीं किया होता तो शायद मैं इस क्षेत्र में नहीं आती। हाँ, इंटरेस्ट रहता, पर आज मैं प्रोफेशनली जो एज ए एस्ट्रोलॉजर एक्टिव हूँ वो शायद नहीं कर पाती। यानी आपको घर से ही प्रेरणा मिली है ज्योतिष शास्त्र विद्या में आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल। जी हाँ। आप ज्योतिष शास्त्र विद्या को किस तरह से परिभाषित करती है और इसके बारे में मतलब हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र तो आज विज्ञान भी इसको मानने लगा है। और ज्योतिष शास्त्र कोई भी हवाई नहीं है रचना जी। ये एक ग्रहों को, नक्षत्रों को और राशियों को पढ़ने का एक विज्ञान है और इसका खुद का एक गणितीय पहलू है। हर ग्रह की दिशा, हर ग्रह की जो स्थिति है वो एक निश्चित गणना के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये खगोलीय विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखें तो इसका आध्यात्मिक वैल्यू भी है कि अगर आपको कुंडली में ग्रहों की स्थिति पता चलती है तो कहीं ना कहीं आपको अपना आत्मज्ञान और अपने कर्मों को सही दिशा में करने की भी इससे प्रेरणा मिलती है। तो ज्योतिष जो है वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है। ज्योतिष जो है वो आपको आत्मचिंतन करने के साथ साथ आपके जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ने में भी बहुत मदद करता है।
एक तरह से मैं इसको आपको कह दूं कि एक ब्रह्मांड का आप जीपीएस सिस्टम मान सकती हैं। जैसे कार में जीपीएस सिस्टम होता है, आपको कई ऑप्शंस दिखाता है, आपको डिसाइड करना होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का जीपीएस सिस्टम है जो आपको बता रहा है कि आप अपने लाइफ को एक सही गति से ले जाइए। अब करना ना करना वो आपके ऊपर है। पर ज्योतिष एक व्यक्ति को नकारात्मक चीज़ों से दूर करने में भी बहुत मदद करता है। बात अभी ज्योतिष शास्त्र विद्या की हो रही है, तो हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुंडली और ग्रहों का प्रभाव हमारे वास्तव जीवन में किस तरह से असर करता है इसका? कुंडली और ग्रहों का हमारे जीवन से बहुत सीधा साधा संबंध है और बहुत प्रबल संबंध है। आपने भी रचना जी पढ़ा होगा कि हमारा शरीर पंचतत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और ये सारे पंचतत्वों की कंट्रोलिंग 9 ग्रहों के द्वारा होती है जो सौर मंडल में अपने निश्चित गति से चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की पूरी कंट्रोलिंग जो है वो ये 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु के द्वारा होते हैं। क्योंकि जब मैं अपने शरीर में आत्मा की बात करती हूँ तो हम सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है। मन की कंट्रोलिंग चंद्रमा के हाथ होती है। हमारे पूरे बॉडी के ब्लड्स को मंगल कंट्रोल करता है, स्किन को बुध कंट्रोल करता है। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, किडनी और लीवर की बात करूँ तो उसकी कंट्रोलिंग गुरु के हाथ में है। सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करूँ तो वो शुक्र के द्वारा कंट्रोलिंग होती है। और जितने भी नर्व्स हैं, बोन्स हैं, वो शनि के द्वारा कंट्रोलिंग होती है। और साथ ही राहु और केतु जो है वो भी हमारे शरीर पर इफेक्ट डालते हैं। तो ये ऑलरेडी साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो चुका है कि हमारे शरीर को ये ग्रह जो है वो नियंत्रित करते हैं। तो हमारा जन्म जिस समय होता है उस समय ग्रहों की जो भी स्थिति रहती है उस हिसाब से हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली होंगी वो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से पहले से निर्धारित हो जाती है। और जब आप किसी ज्योतिष के पास कुंडली दिखाने जाती हैं तो वो जनरली आपको बता देता है कि आगे आने वाले समय में आपकी ये ग्रह की दशा आने वाली है, आपका साथ पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। और वो करीब करीब जो है 90% जो है वो बिल्कुल सही भी होती है। तो ज्योतिष, और आज आप देखती भी होंगी कि बड़े बड़े राजनेता हों या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अपने कार्य भी स्टार्ट करने से पहले एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, समय निकालते हैं और उसके बाद उस दिन के हिसाब से चीज़ें शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उन्हें फलित हो रही होंगी तभी तो वो इस पर विश्वास कर रहे हैं। और ये ज्योतिष आज का तो है नहीं, ये महाभारत काल से चला आ रहा है और हर वेद में ज्योतिष का जिक्र है। तो वेदों का नेत्र भी कहा जाता है ज्योतिष। तो ज्योतिष की आज के ज़माने में बहुत अहम भूमिका है और मुझे लगता है कि हर किसी को इसकी मतलब मदद लेनी चाहिए और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप लोगों की समस्या का समाधान कैसे करती है? हाँ, देखिए, जब हमारे पास लोग कुंडली लेके आते हैं, ठीक है, तो हम उनकी कुंडली बनाते हैं और देखते हैं कि ग्रहों की क्या क्या स्थिति है और आने वाला समय जनरली क्या होता है। जो लोग शादी के मामले में या वित्तीय मामले में या कैरियर मामले में या बच्चे नहीं हो रहे हैं उस मामले में, और ये खासकर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर जब परेशान होते हैं, देखिए ज्योतिष के पास ना ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज समाज में कि ज्योतिष के पास सिर्फ आप कंसल्टेशन के लिए नहीं जाते हैं। डॉक्टर के पास भले आप रेगुलर चेकअप करा लेंगे, रूटीन चेकअप करा लेंगे, फिर उसके बाद ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, पर ज्योतिष के पास लोग नहीं जाते कि हम समय पे जाके अपनी कुंडली दिखा के अपने ग्रहों की स्थिति को ठीक कर लें ताकि जो नेगेटिव आगे आने वाला है वो ना हुआ। पर जनरली जब परेशान होते हैं तब वो जाते हैं ज्योतिष के पास। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जिन ग्रहों के द्वारा उनके प्रॉब्लम होने वाली है या दशा या गोचर से जो उन्हें इफेक्ट होने वाला है, हम उससे संबंधित उनको रेमेडी बताएं, चाहे वो मंत्र हो, उपवास हो या पूजा पाठ हो या वैदिक जो भी पूजा पाठ होते हैं उसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि उन ग्रहों के इफेक्ट को कम कर सकें और जो नेगेटिविटी होने वाली है उसके इफेक्ट को काफ़ी कुछ दूर कर सके और कम कर सके। देखिए, मैं डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकती, आपके साथ जो घटना है वो तो होगी ही, पर वो कितनी होगी वो कम से कम निपट जाए, ये ज्योतिष में आपको बहुत मदद करता है। मतलब आप अगर पानी में जा रहे हैं बरसात में तो आप भीगेंगे, पर अगर छत्ता ले लेंगे तो आपका साइड भीग जाएगा, और सर बच जाएगा। बस यही ज्योतिष करता है, पर भीगना तय है। मतलब ये है कि काफ़ी हद तक ज्योतिष शास्त्र से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी कुछ अपनी नकारात्मकता, नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को आप कम कर सकते हैं। जी, अब कई एग्जांपल हैं, कई चीज़ें प्रूव्ड हो चुकी हैं। आज तो मैं कई कुंडलियों को प्रिडिक्ट किया है मैंने, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह की समस्याएं लेकर आते हैं, तो आप उन्हें कैसे समझाती, कैसे बताती हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि कुछ लोग रहते कन्विंस नहीं होते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं कि आज के आधुनिक युग में हम ये ज्योतिष शास्त्र विद्या पर यकीन नहीं करते हैं करके। पर अगर आधुनिक युग में भी देखें तो बल्कि मुझे लगता है कि आज तो ज्योतिष डिजिटल भी हो गया है। लोग वैज्ञानिक तरीके से उसको चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। हर ग्रहों की डिग्री देख सकते हो, हर ग्रहों की स्थिति देख सकते हो, सौर मंडल में वो ग्रह नज़र आते हैं।
तो आधुनिक युग में विश्वास न करने वाली तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात है, बल्कि आज मॉडर्नाइजेशन होने से मीडिया और टीवी आज कितना प्रबल माध्यम हो गया है कि आपको हर चीज़ दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ झूठ नहीं है। हर चीज़ों के बारे में डिटेल आप जानकारी ले लीजिए, चाहे यूट्यूब से ले लीजिए, चाहे गूगल से लीजिए, सभी चीज़ों की आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो लोग अब समझने लगे हैं और जो लोग बिलीव करते हैं वो बाकायदा कंसल्टेशन लेते रहते हैं और जितना हो सके उनसे रेमेडी वो करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और हमारा तो यही प्रयास है कि जो भी हमारे पास आए हमारे द्वारा उसको अगर कुछ भी फ़ायदा होता है तो वो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो होता है वो अलग ही बात होती है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन आपने बताया कि लोग ऑनलाइन भी कुंडली देखते हैं, दिखाते भी हैं, तो कई तरह के फ्रॉड भी होते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन तो आजकल मैं कई बार होता है कि यूट्यूब्स में मैं मेरे भी वीडियोस हैं, मैं भी रील्स बनाती हूँ, देती हूँ, पर कुछ जब रील्स देती हूँ तो कई बार मैं डिसअपॉइंट भी हो जाती हूँ, क्योंकि वो क्या है कि ऐसी ऐसी रेमेडी बताते हैं, ऐसा लगता है कि इस रील को देख के मैं क्या बोलूं और क्या कमेंट्स करूं। किसी के बारे में कमेंट्स करना सही नहीं है, पर मेरी सबको यही सलाह है कि आप सही और गलत की पहचान करना सीखें। आप सही एस्ट्रोलॉजर और जिसका नाम हो और जिसकी विद्या के बारे में आप परिचित हो, आप उससे कंसल्ट करें और उसकी बातों पर विश्वास करें। मीडिया तो आपको बहुत कुछ परसेगा, निर्णय आपको लेना है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप अपने जीवन में किस तरह से महिला को प्रेरणा के रूप में देखती है और क्यों, और आप किनसे ज़्यादा प्रभावित है? अगर मैं सबसे पहले अपने इंस्पायरेशन के रूप में अगर मैं लूँगी तो मैं अपनी मम्मी का नाम लेना चाहूँगी। क्योंकि क्या है ना कि पापा बीएसपी में जॉब करते थे और मम्मी उस समय सामान्य पढ़ी लिखी महिला थी, पर मैंने मम्मी को देखा था कि वो घर की जिम्मेदारियां तो संभालती थी, साथ में बाहर का भी जो कुछ काम होता, क्योंकि पापा ड्यूटी की वजह से नहीं जाते थे, तो मम्मी घर के पूरे काम को करते हुए बाहर से भी सारा चीज़ सामान लाना करना सब लेके आती थी। और उस समय आप भी जानती हैं कि पहले जितने साधन नहीं थे कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो, कि सर्वेंट्स अवेलेबल हों, तो सारा काम घुर हाथ से करती थी और बाहर से भी सारी चीज़ें करती थी। और उसके साथ हम 3 बहनें थी, तो हम 3 बहनों के एजुकेशन पर भी प्रॉपर ध्यान देती थी। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जैसे रात भर मेरी स्टडी होती थी, तो ये नहीं कि मम्मी अपने कमरे में जाके सोचें। जैसे मैं यहाँ पढ़ रही हूँ तो थोड़ी दूर पे वो अपना बिस्तर डाल के सोती थी, और कभी रात में मुझे चाय की भी लगती थी, मैं उठ रही हूँ तो मम्मी पहले उठ जाती थी, मैं तो पढ़, मैं लेके आती हूँ। तो मैंने मम्मी का वो रूप देखा है कि हर समय वो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए इतनी डेडिकेटेड रही। आज वो मेरे साथ नहीं है, पर वो एक इंस्पायरेशन के रूप में मेरे साथ हमेशा है। और उसके बाद और उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब स्मार्ट भी उन्होंने ही बनाया है। स्मार्ट मतलब बाहर की चीज़ों को फेस करने का। कहीं भी जाती थी तो हम लेके जाती थी, बताती थी कि बाहर जाके सारे काम को खुद करो। हम 91 में मेरी शादी हुई थी, उसके पहले मैं कार ड्राइव करना जानती थी, 2 व्हीलर चलाना जानती थी, जबकि उस समय मेरे ख्याल से बहुत रेयर लोग ही कार ड्राइव करते थे। पर हमारे मम्मी पापा ने हमको सब चीज़ में एबल कराया। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन तो मम्मी ही है। और उसके बाद अगर कोई महिला मुझे प्रभावित करती है तो 2 महिलाएं हैं, एक तो अरुणिमा सिन्हा है और दूसरी कल्पना चावला है। अरुणिमा सिन्हा का आपने स्टोरी सुना है, आप उनको जानती अगर होंगी तो किस तरह से एक दिव्यांग होने के बाद उन्होंने संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंची चोटी जो है उसको फतह किया था। और उनके साथ इतनी विडंबना हुई थी, पर वो हिम्मत नहीं आ रही। आपने सुना ही होगा कि वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी 2011 में, तो कुछ लोगों ने उनका गहने मतलब चैन और ये सामान खींचने की कोशिश की, नहीं मानी तो नहीं दिया उन्होंने, तो उनको ट्रेन पे बाहर फेंक दिया। और उसी समय दूसरी ट्रेन उनके ऊपर से गुजरी और उनका पूरा पैर का जो है वो कट गया था। और 7 घंटे तक वो रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही, 3 महीने हॉस्पिटल में रही। और एक पैर गंवाने के बाद उन्होंने जब लोगों की नज़रों में अपने लिए वो असहाय वाला भाव देखा, तब उन्होंने निश्चय किया कि मुझे असहाय नहीं बनना, मुझे प्रूफ करना है कि क्या हुआ मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ पर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और आखिर 2 साल बाद 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरेशन है। जब भी मैं उसकी स्टोरी पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि एक आदमी में अगर दृढ़ संकल्प हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और कल्पना चावला ने बताया कि हमारे सपनों की कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने सपनों की एक नई उड़ान बताई कि अगर आप चाहें तो अंतरिक्ष तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये दोनों महिलाएं मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरेशन है। आज महिला दिवस है, इस अवसर पर आप नारी शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नारी शक्ति को यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी प्रतिभा को पहचानें। आप अपने साथ किसी तरह की मतलब गलत बर्ताव बर्दाश्त ना करें। आपके परिवार वाले अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ भी अपनी बात रखें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले शिक्षित हों
और शिक्षित होने के साथ साथ अपने आप को जो है स्मार्टली सबके साथ टैकल करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे ना, तब तक समाज या दुनिया के दावे और दुनिया के जो गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं वो कहीं कोई फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो आज तो मैं महिलाओं को सिर्फ इतना कहती हूँ कि आज आपको डिमांड नहीं करना है, कमांड करना है। सुषमा जी, हमें आपसे बातचीत करने में बहुत खुशी हुई और आपने अपने अनुभव और ज्ञान को हमारे दर्शकों को साझा किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं इंडिया टाउन न्यूज़ के सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। इंडिया टाउन न्यूज़ का आभार करती हूँ कि जिन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाकर अपनी बात कहने का मुझे मौका दिया। और आप सभी को फिर से महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हर महिला अपने सशक्तिकरण शब्दों को सार्थक करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। सबसे बड़ी बात है अच्छी शिक्षा हासिल करें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगी ना आर्थिक रूप से, तब तक आपको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जो आप डिजर्व करती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि क्वेट्स भी जो आते हैं तो कहा जाता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कभी ये क्वेट्स नहीं आता है कि पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी माइंड सेट है कि पुरुषों का सम्मान करना ही है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संबल हैं। और बच्चों को भी पता है कि बाप के पैर के नीचे जायदाद होती है, तो अगर इज्जत नहीं करेंगे तो घर से निकाल देगा या अपने कहना चाहिए संपत्ति में आपको बेदखल कर देगा। तो जब तक आपकी आर्थिक निर्भरता नहीं होगी, तब तक आप माइंड सेट नहीं होगा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और महिलाएं इस देश और परिवार के विकास में अपनी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। तो सभी महिलाएं आत्मसंबल और आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आज महिला दिवस के खास अवसर पर हमारे साथ मौजूद थी सुषमा जी, जो एक समाज सेविका, ज्योतिष विद्या की निपुण और कई सामाजिक संस्थाओं की अध्यक्ष है, जिन्होंने साबित कर दिया कि महिला के जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर वो ठान ले तो हर मुसीबत को पार कर लेती है। उनकी बातों और विचारों से आप ज़रूर मोटिवेट होंगे। आज के हमारे खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।